पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव है और चुनाव में सभी शक्तियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगी है, लेकिन यह हम और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार चुनाव में। उन्होंने 2005 के बाद ही एक अलग कंस्टिट्यूएंसी ही डेवलप की, जिसे महिलाओं का क्षेत्र कहा गया, महिलाओं की कंस्टिट्यूएंसी कही गई। और यह माना गया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को एकजुट कर दिया है, जाति से इतर, धर्म से इतर। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई। और अब जब चुनाव है तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खजाना और खोल दिया। सितंबर महीने में ही बिहार में हर परिवार की एक महिला को, जानने वाले तो यह कह रहे हैं जो भी आवेदन कर देंगे उन तमाम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए इसी सितंबर महीने में नवरात्रा का तोहफा मिल जाएगा। दिवाली का बोनस भी कह सकते हैं। और इसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और इस बात की उम्मीद भी जगाई गई कि आगे 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। तो पूरी ताकत, पूरी शक्ति, नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि महिलाएं जो हैं वह घर की व्यवस्था संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं। जो मर्द हैं वह राजनीति करते रहते हैं। और यह किस्से कहानी तो हम लोग सुनते ही रहे हैं कि मर्दों ने इसे वोट कर दिया, उसे वोट कर दिया, लेकिन महिलाओं ने नीतीश कुमार के पक्ष में, या यूं कहें कि एनडीए के पक्ष में, सभी बातों से अलग हटते हुए वोट किया। जब मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी घूम रहा था, बिहार में कुछ क्षेत्रों में गया था, तो मैंने एक सब्जी विक्रेता महिला से बातचीत की थी रात के 11 बजे। तो उस महिला ने यह कहा था, वोट तो उसी को देंगे जिसके कारण रात के 11 बजे हम सब्जी बेच पा रहे हैं और कोई परेशान करने वाला नहीं है। आजकल एनडीए वाले कह भी रहे हैं, हमने और आपने बिहार की बात के कॉन्क्लेव में ही सुना कि आज स्थिति ये है कि सरस्वती पूजा का 5 रुपए का चंदा भी आप जबरिया नहीं काट सकते हैं। तो 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, 1100 रुपयों का पेंशन आने लगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। हमने वह बात भी बताई कि आजकल आधार कार्ड केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं कि मेरी उम्र 57 साल नहीं, 58 साल नहीं, 59 साल नहीं, 60 साल हो गई है। तो महिलाओं के वोट पर नीतीश कुमार एनडीए एकाधिकार पाना चाहते हैं। और आज सुबह जब हमने पटना से छपने वाले अखबारों को देखा, आपने भी देखा होगा, तो महिलाओं पर ही पूरा फोकस। और नीतीश कुमार जानते हैं कि यदि जाति से अलग, क्योंकि कहा जाता है कि एनडीए तो है लेकिन महागठबंधन के पास भी 32% वोट सुरक्षित है, लेकिन 32% तब होता है जब महिलाएं भी। तो महिलाओं के बीच यह बातचीत शुरू हो गई है कि दे तो नीतीश कुमार रहे हैं और देंगे, और दे रहे हैं, दे चुके, इसमें बड़ा फर्क हो जाता है कि आप आएंगे तो देंगे। नीतीश कुमार ने भी समझ लिया कि देखिए यह बातें कही जा रही है कि हम ये देंगे वो देंगे। तो नीतीश कुमार ने 2,500 रुपए, जो महीनों की बात हो रही थी, 4 महीने की राशि पहले ही कह दिया कि हम सितंबर महीने में ही दे रहे हैं 10,000 रुपए। और आगे इसकी उम्मीद भी जगा दी कि 2 लाख रुपए भी देंगे। फिर आप जानते ही हैं कि कैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण कर नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, क्रांति लाई थी। फिर किस तरीके से कन्या उत्थान योजना, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना। तो यदि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार ने सुरक्षित कर लिया, 50% महिलाएं, तो फिर तो बिहार के चुनाव का परिदृश्य ही बदल जाएगा। और यह माना जा सकता है कि जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि एनडीए को एज प्राप्त होता दिख रहा है,
प्रशांत किशोर के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी कि महिलाएं और गरीबी 94 लाख परिवार तो ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है। 1.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 10,000 से कम है। तो उनके घर में अब 125 यूनिट बिजली के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं, और जो बाहर रह रहे हैं जिन्हें हर महीने अपने माता पिता के इलाज के लिए 500-700 रुपए भेजने पड़ते थे, वह भी 1,100 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। वह राशि तो हस्तांतरित हो गई। तो महिलाओं का वोट एनडीए सुरक्षित करने में लगा है, सहेजने में लगा है, समेटने में लगा है। तो महिलाओं को यदि नीतीश कुमार ने जीत लिया, तब तो विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुबह अखबारों का विज्ञापन भी आपने देखा, और एनडीए का ध्यान जिस तरीके से पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने भी जीविका दीदियों को संबोधित किया, जीविका दीदियों के लिए धनराशि की व्यवस्था केंद्र सरकार ने भी की और राज्य सरकार ने भी की। अब क्या देखते हैं, महिलाएं क्या एनडीए की सत्ता में वापसी करा देंगे? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये तो हम लोग, ये बिहार के चुनाव का एक फेनोमेनन है। बिहार में ही ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे पहले डेवलप होनी शुरू हुई। हम लोग बार बार कहते हैं इस बात को, और पूरा देश ही मानता है इस बात को कि नीतीश कुमार ने आकर के ये राजनीति की। और नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ जातियों की नहीं की, उन्होंने सिर्फ जातियों को नहीं साधा। बार बार लोग कहते हैं कि आखिर कैसे 3% से कम आबादी वाला व्यक्ति इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहे, अपने टर्म्स पर पॉलिटिक्स को डिक्टेट करे। बिहार की राजनीति को पिछले 20 साल से नीतीश कुमार अपने टर्म्स पर डिक्टेट कर रहे हैं। इसको इसे कह सकते हैं कि अपनी धुन पर नचा रहे हैं। वो जिसको चाहते हैं वो नीतीश कुमार ने, उनकी वजह से 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। जनसंघ एक समय पूरी ठाकुर के जमाने में, और फिर 1977 में जब जनता का वो रहा, उस समय भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था, भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। उसके बाद पहली बार सत्ता में आए नीतीश कुमार की वजह से, नीतीश कुमार की कृपा से 2005 में, और लालू यादव जिनकी पार्टी 22 सीट पर सिमट गई थी और खत्म होने की कगार पर थी, उनको भी पुनर्जीवन नीतीश कुमार ने दिया। तो नीतीश कुमार उस पारस पत्थर की तरह है जिसको छू दिया उसको सोना बना दिया। उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया जीतन राम मांझी को, तो आज देखिए उनकी पार्टी है, उनका पूरा परिवार विधायक, सांसद, मंत्री है, वो खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं और सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री तो हो ही गए वो। तो नीतीश कुमार में ये क्षमता रही, हैसियत रही, उनकी ये सलाहियत रही, तो वो उनकी सोशल इंजीनियरिंग की जो कैपेसिटी है जिसके वो मास्टर हैं उसकी वजह से रही। और वो सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ कोयरी कुर्मी थानू की नहीं थी, आप कहिए पूरा जोड़ करके भी 9% वोट नहीं है, 8% वोट नहीं। इसके बावजूद अपनी जाति तो 3% से कम है। तो उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाएं थी, और इस बात को उन्होंने समझा था। 15 साल में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज को देखने के बाद उन्होंने इस बात को समझा था और आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमको किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, हमको किन लोगों को अपने साथ जोड़ना है, क्या समीकरण बनाएंगे तो हम चुनाव स्थायी, हम भी अपनी सत्ता स्थायी कर सकते हैं। सत्ता में आते ही जो आपने पहला उसमें आपने पढ़ा कि 75% आरक्षण की व्यवस्था की स्थानीय निकायों में महिलाओं की। उस समय देश के किसी भी राज्य में यह नहीं सोचा गया था कि स्थानीय 50%, तो किसी ने सोचा नहीं था कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। तो महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार ने कर दी। स्थानीय निकाय में ये सशक्तिकरण की शुरुआत थी। जो सबसे शुरुआती 3 योजनाएं आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कि एक बालिका योजना, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, ये तीनों महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना थी। और सबसे आखिर में आई अभी की जो योजना है उसको छोड़ दें तो शराबबंदी जो नीतीश कुमार की थी वो भी महिलाओं के सशक्तिकरण की ही योजना थी। तो महिलाओं को कैसे इंपावर करें, इंपावर करने के बाद उनको कैसे मुख्य धारा में ले आए, उनकी भूमिका बनाए समाज की उत्पादकता बढ़ाने में। देखिए हम लोगों के सामने, हम लोगों के जो आप कॉन्क्लेव हुआ लाइफ सिटीज का, उसमें दूसरा कॉन्क्लेव और जो पहला कॉन्क्लेव था उसमें भी सम्राट चौधरी ने कहा था, और दूसरे कॉन्क्लेव में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आज अशोक चौधरी ने बताया, जो जेडीयू के नेता मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे नेता को, मतलब नीतीश कुमार को 2% की विकास दर वाला बिहार मिला था, और आज बिहार 10.4% की दर से विकास अगर कर रहा है तो ये विकास ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की वजह से है या 13-14 करोड़ की आबादी के कंजम्पशन की वजह से है। उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। आज बिहार जिस विकास दर से बढ़ रहा है उसमें महिलाओं की भूमिका है। उनकी उत्पादकता बढ़ी है, वो ज्यादा उत्पादन कर रही है क्योंकि उनकी भूमिका बढ़ाई गई है।
उत्पादकता बढ़ाने वाले कामों में। तो ये उन्होंने जो शुरू में जो सशक्तिकरण की योजनाएं ले आए, उस पर उससे लोगों महिलाओं के लिए तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी, सबके लिए चौंकाने वाली बात थी कि भाई कोई आदमी ऐसे सोच सकता है ऐसे समय में, जब ये माना जाता था कि महिलाएं तो घर के पुरुषों के पीछे पीछे चलेंगी और पुरुष जहां वोट देंगे वहीं जाकर के वो वोट देंगे। तो ये जब धारणा थी, ये जब माना जाता था, तब उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं की भूमिका बढ़ानी है, और उन्होंने सीधे स्थानीय निकायों में बिठा दिया 50% सीटों पर। आप याद करिए ज्ञानेश्वर जी, ये वो समय था जब उनकी पार्टी के बड़े नेता शरद यादव उस पार्टी में, मतलब जनता दल में ही रहे, उसी समाजवादी धारा के ही नेता रहे, बाद में नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष रहे। ऐसे तमाम नेता महिला आरक्षण का विरोध करते थे। महिला आरक्षण का बिल फाड़ा गया था लोकसभा में, जब 33% आरक्षण की बात आई थी, और नीतीश कुमार ने सीधा 50% आरक्षण लागू कर दिया था। तो ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था जो उन्होंने उठाया। तो महिला वोट को ऐसे भरोसा बनता है। आज कोई आदमी अचानक आउट ऑफ द ब्लू आकर के कहे कि हम जो है ये कर देंगे महिलाओं के लिए, वो कर देंगे, तो उससे भरोसा यकीन नहीं बनता है ना। भरोसा बना जब उन्होंने उस समय किया जब कोई सोच नहीं सकता था, और एक बार करके छोड़ नहीं दिया, उसको कंटिन्यू करते रहे। उन्होंने वो लगातार करते रहे। पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये आपका ये जो हम लोग कह रहे हैं अभी जो 50% आरक्षण, जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षा मित्र में कितनी महिलाओं को नौकरी मिली, हम कल्पना नहीं कर सकते। हर घर की एक महिला को सिपाही बहाली में महिलाओं के आरक्षण, और फिर अब जो डोमिसाइल में भी 35% स्थानीय महिलाओं को आरक्षण। तो ये तमाम उसको कंटिन्यू किए रहे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एक करके और आपने छोड़ दिया कि उसी भरोसे हम काम चलाएंगे। वो लगातार नर्चर करते रहे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, की सिंचाई करते रहे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो सींचते रहे। और ऊपर से एक उनकी अपनी छवि थी, एक विनम्र और सभ्य नेता की। उन्होंने अपनी पार्टी की छवि भी ऐसी ही बनाई जिसमें ये कहीं से ये मैसेज नहीं जाए कि पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता महिलाओं का अपमान कर रहा है, महिलाओं का कहीं शोषण हो रहा है। ये भी छवि नहीं बनने दी उन्होंने। तो ये लंबी तपस्या का फल है कि आज हम लोग ये कहने की स्थिति में हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार को सत्ता में ले आ सकती हैं। ये रातों रात नहीं होता है। मतलब हम लोग क्या कहते हैं ना कि हथेली पर सरसों नहीं उगता है, या रोम रातों रात नहीं बना था। नीतीश कुमार ने ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है तो वो रातों रात नहीं बन गई है। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत खून पसीना लगाया है, बहुत अपना विजन लगाया है। और अब आइए जो ये आखिरी स्कीम है उनकी 10,000 रुपए वाली, ये गेम चेंजर स्कीम है ज्ञानेश्वर जी। आपने ठीक उसी अंदाज में ये बात हो गई कि 2,500 रुपया आप देंगे हर महीने, तो ये 4 महीने का एडवांस चुनाव के पहले आ जाएगा। तो ये जो योजना है, हमने पूछा कई लोगों को, उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये योजना डीपीआर बनाने के लिए, सिनॉप्सिस लिखने के लिए। जैसे होता है ना कि जिस किसी को पीएचडी करनी है तो उसको कहा जाता है कि पहले आप सिनॉप्सिस लिख के दीजिए। आप सिनॉप्सिस दीजिएगा, उस पर ग्रांट होगा कि आपको पीएचडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीएचडी में इनरोलमेंट होगा या नहीं होगा आपके इनरोलमेंट के लिए। उसी तरह से पहले कोई बड़ी परियोजना के लिए भी उसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, जिसको डीपीआर कहते हैं। तो बिहार सरकार ये 10,000 रुपए हर महिला को डीपीआर बनाने के लिए दे रही है कि आप अपनी दृष्टि लगा, आप डीपीआर बनाइए। एक जो है, आप एक सिनॉप्सिस लिखिए, अपना दिमाग लगाइए कि क्या बिजनेस आप कर सकते हैं जिससे आपका परिवार और आपका जीवन बेहतर हो सकता है, और प्रदेश के विकास में भी आप योगदान कर सकते हैं। ऐसी कौन सी योजना आप बना सकते हैं जिससे प्रदेश की भी उत्पादकता बढ़े, और उस डीपीआर के लिए रुपया दिया गया है। अगर महिलाएं कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे देती हैं, हम लोग एक टेलीविजन पर प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठते हैं और वो पूछते हैं कि आपके पास क्या आइडियाज है, और जिसका आइडिया है उसमें कहते हैं कि भाई हमने आपका आइडिया खरीदा, हम आपके आइडिया में इतना पैसा लगा रहे हैं। ये 10,000 रुपया उसी तरह का है। ये शार्क टैंक की योजना है कि महिलाएं अपनी योजना बनवा करके दें हमको, खुद बनाएं, अपने आइडिया से बनाएं, अपने घर के पुरुषों से बनवाएं, अपने बेटे बेटी से बनवाएं, बनवा करके ये दें कि हमको अगर 2 लाख रुपए मिलते हैं तो हम उससे इतनी आमदनी कर सकते हैं कि हमारा परिवार भी सुखी होगा और बिहार के तरक्की में योगदान करेंगे। ये 10,000 रुपया उस डीपीआर के लिए है, ये लौटाना नहीं है। अगर हम कह रहे कि मान लीजिए कि नहीं, ये 10,000 तो नहीं लौटाने हैं, 2,78,000 परिवार की महिलाओं में से अगर 10 लाख ने भी कोई अच्छा डीपीआर, अच्छा प्रोजेक्ट बना करके दिया, अच्छे उद्यम की योजना अगर ले आकर के दी बिहार सरकार को, और उनको 2-2 लाख रुपए मिले और उनका उद्यम चल निकला, तो आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और हम बिहार की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान। बिल्कुल। तो ये जो अभी ताजा योजना भी, ये थॉटफुल, ये मतलब योजना है, एक थॉट के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ इसको शुरू किया गया है। वोट का फायदा है, वोट खरीदने की ही स्कीम है।
लेकिन वोट खरीदने की स्कीम के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे सिर्फ सरकारी खजाना में लूट हो जाए और कुछ हासिल नहीं। हम 2,78,000 परिवारों 2,78,00,000 परिवारों में से ज्ञानेश्वर जी हम सिर्फ 10 लाख 20 लाख की बात कर रहे हैं। 10-20 लाख महिलाओं ने भी अगर अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया अपने उद्यम का और उनको 2-2 लाख रुपया मिला तो उससे उतने परिवारों की स्थिति सिर्फ नहीं सुधरेगी, उन परिवारों के उद्यम पर जो और परिवार जुड़ेंगे उन सबका विकास होगा। आप एक उद्यम अगर 2 लाख का शुरू हो और 5 परिवार के 5 आदमी की नौकरी मिले तो ये नीतीश कुमार की 94 लाख वाली योजना सफल हो जाएगी। 1 करोड़ आदमी को उसमें रोजगार मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएगा। तो ये सारी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए। अब इसके बाद क्या है, अब इसके इतनी महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी योजनाएं राज्य सरकार ने शुरू कर दी, इतना फील गुड फैक्टर क्रिएट कर दिया कि अब अपोजिशन के सामने बहुत मुश्किल हो गई, बड़ा चैलेंज हो गया। ये हम लोगों ने पहले दिन भी इस पर चर्चा करते यही कहा था, बड़ा चैलेंज। और मैं तो मानता हूँ अजीत जी, मैं तो मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर दिया कि आप घर से बाहर निकलो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और देखिए, मैंने बहुत छोटे छोटे उद्यम देखे हैं जो बहुत बड़े बन गए। देखिए, पटना का रेडियो स्टेशन आपको याद होगा, और सामने एक समोसे की दुकान खोली सरदार जी ने, जिसमें यह कहा गया कि पनीर समोसा मिलेगा। पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा होता था। आज भी वह समोसे की दुकान है, लेकिन बदल गई। लेकिन सरदार जी तो अब खुद नहीं रहे, लेकिन उस परिवार का कारोबार इतना बढ़ गया। मैं जब दिल्ली जाता हूं, ग्रेटर नोएडा जाता हूं, तो गौर सिटी के सामने सहरसा की एक महिला ठेला लगाती है और वह गरम गरम रोटी और दाल सिर्फ बेचती है रात के 2 बजे तक। जो लोग काम करके लौटते हैं, जो बैचलर रहते हैं, जिन्हें घर में कुछ नहीं बनाना होता है, वो 20 रुपए की रोटी और दाल लेते हैं और गौर सिटी के भीतर चले जाते हैं। करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन उनके पास। तो महिलाओं को नीतीश कुमार ने बाहर निकलने की प्रेरणा दे दी कि चलो कुछ उद्यम करो। और यदि महिलाएं बाहर निकलेंगी तो पुरुषों में भी लगेगा। महिलाएं जुनूनी तो होती ही होती हैं। अब देखिए ना, वो दरभंगा वाले झाजी का आचार सुनते हैं हम लोग ना, महिलाओं का ही उद्यम है, महिलाओं का ही उद्यम है। आप जब लंदन जाते हैं तो मुजफ्फरपुर की एक महिला है जिनका समोसे का कारोबार इतना बड़ा है कि वह यूके में सबसे धनी महिलाओं में गिनती की जाती है। तो महिलाओं को घर से बाहर निकालने, और जब महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा तो फिर वही बात होगी कि जाति जो है वह गाय भैंस चरने चली जाएगी। महिलाएं कहेंगे कि जिसने हमें पैसा दिया हम वोट को देंगे। महिलाएं ये, और उनको बिना कहे चुपचाप जाकर के वोट दे सकती हैं। इसके लिए उनको घर के पुरुषों से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप जाकर के अपना वोट दे करके आ सकती हैं, उनको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोगों ने तो कितने वर्षों पहले मंथन फिल्म देखी थी हम लोगों ने, पूरी दुग्ध क्रांति हमारे देश में जो श्वेत क्रांति है वो महिलाओं की लाई हुई क्रांति है। हरित क्रांति में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। तो अगर हम लोग उनको मौका दें, नीतीश कुमार एक मौका दे रहे हैं, वो बार बार उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मौका मिले, और इसका लाभ भी हुआ है, कम लाभ नहीं हुआ है। और उसी कड़ी में एक ये योजना भी है। आपने जितने तरह के प्रोजेक्ट बताए ये सब उस 2 लाख रुपए में शुरू हो सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ऐसा कोई परियोजना आ रही है, तमाम हम लोगों के हम मखाना हमारे किसानों को कुछ नहीं मिलता, उसका पीनट्स, उसके दाम के बदले में उसको अगर 1 रुपया मिलता है तो उस 1 रुपए पर दूसरे लोग 100 रुपए की कमाई कर रहे हैं, 100 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं उस मखाने पर। तो अगर किसी को कोई व्यक्ति, कोई महिला, उसी मिथिला की महिलाएं अगर मखाने का अपना प्रोडक्ट बना करके और बेचने का प्रोजेक्ट लेकर के आए और सरकार उसको फंड कर दे, कितने लोगों को तो रोजगार होगा और कैसी इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐसे 100, 1000, लाख हम आप नहीं सोच सकते। कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज के सारे पहलुओं को नहीं सोच सकता। आप बर्टन रसेल थे जो एक घटना के सारे पहलू देख लेते थे, लेकिन बर्टन रसेल तो सब लोग है नहीं। एक चीज की 4 चीजें आप देखते हैं, 4 हम देखते हैं। हो सकता है कि उसमें से कोई 2 महिला देख रही हो और वो अपना उस प्रोजेक्ट लेकर के आए और सफल हो जाए। तो ये उद्यमिता बढ़ेगी, बिहार का विकास होगा, और महिलाओं में जो आत्मविश्वास, स्वावलंबन की भावना आएगी, आत्मनिर्भरता की भावना आएगी, जो उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करेगा, वो उनको राजनीतिक रूप से भी आत्मनिर्भर करेगा, उनको राजनीतिक रूप से भी आजादी मिलेगी। कार्ल मार्क्स हमेशा कहते थे कि आर्थिक आजादी के बिना दूसरी किसी आजादी की कल्पना आप नहीं कर सकते। पुरुष हो या महिला हो, आर्थिक आजादी के बगैर दूसरी किसी आजादी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आर्थिक रूप से वो महिला आजाद होती है तो वो राजनीतिक रूप से भी आजाद होगी, वोट देने के लिए भी आजाद होगी, अपने फैसले करने के लिए आजाद होगी। ये हम नहीं करें कि इसी एक योजना से सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जैसा पहले हमने कहा, योजनाएं चली आ रही हैं, उनके प्रयास नीतीश कुमार के चल रहे हैं। उन प्रयासों से ये तमाम चीजें हो जाए, मतलब उन महिलाओं के लिए कुछ भला हो जाएगा।
कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो प्रधानमंत्री की माँ वाली हैं, लेकिन पहले पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ और पॉजिटिव चीजों पर हम लोग चर्चा कर लें, तो फिर उसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने भेजा, पटना के अखबारों में वो पूरा विज्ञापन छपा है महिलाओं की योजनाएं जो शुरू हुई हैं उनको, महिला सशक्तिकरण आबादी और आज दिल्ली के सभी अखबारों में जीएसटी का विज्ञापन छपा है पूरे एक पेज का, जो कल डिसीजन हुआ है, और उसमें यह है कि जीएसटी की दरें कम होंगी तो कौन कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी, वो तमाम उसमें चीजें सस्ती करने की उसकी लिस्ट है। आप ज्ञानेश्वर जी, उसमें एक स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर से 18% लगता था प्रीमियम पर, 18% जीएसटी जीरो कर दिया गया। अब आप सोचिए इस देश में ये कितना बड़ा काम हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का 10,000 रुपए की किस्त जा रही है, तो उस 10,000 की किस्त के ऊपर वो 2,000 रुपए उसका वो टैक्स दे रहा था। अब 10,000 की किस्त उसकी 8,000 की हो जाएगी, उसके 2,000 रुपए बचेंगे। तो ये जो जीवन बीमा और बीमा का लेना लोग शुरू करेंगे, मार्केट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ये हम पॉजिटिव खबर है इसलिए हम बता रहे हैं। 2-3 चीजें पॉजिटिव ऐसी हुई हैं। एक तो ये जीएसटी में जो कटौती हुई है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। राहुल गांधी कब से मांग कर रहे थे, पिछले साल 18, हमको तारीख याद है ज्ञानेश्वर जी, 28 जुलाई 2024 को नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी थी निर्मला सीतारमण को और कहा था कि ये बीमा पर से के प्रीमियम पर से टैक्स हटाइए। 1 साल से ज्यादा समय हो गया, ये हटा है, ये बहुत पॉजिटिव, एकदम असली फील गुड देने वाली बात है। ये पिछले इसी साल के बजट से ये आयकर का नया कानून आ गया और 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया गया। ये बड़ा पॉजिटिव और बहुत ही फील गुड है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि 12 लाख की आमदनी ऐसी नहीं है कि जिस पर टैक्स दिया जाए, और वो उस देश में जहां जीएसटी वसूला ही जा रहा है। तो चाहे 12 लाख की आमदनी टैक्स फ्री करने का हो, जीएसटी में सीधे 12% का स्लैब खत्म करने की बात हो, या फिर ये महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू हो रही हैं बिहार में, ये बिहार चुनाव के पहले ये तमाम फील गुड फैक्टर काम करेंगे, बिहार के चुनाव को प्रभावित करेंगे, और इन सब से अपोजिशन की पार्टीज की चुनौती बहुत बढ़ गई है, इन तमाम पॉजिटिव बातों से, और दूसरी चीजों को छोड़ नहीं नहीं, मुझे जो लगता है जी, देखिए एक बात कही जाती है, स्त्री धन। देखिए जो हमने और आपने अपनी पत्नियों को दे दिया, वह भी स्त्री धन हो जाता है, और उसे वापस लेने में कितनी परेशानी होती है। यदि आप मांगिए, हम मांगेंगे, तो कहा जाता है कि यह पैसा तो मेरा है। और अब जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पैसा दे रहे हैं महिलाओं को, यदि जरूरत पुरुष को हुई, मर्द को हुई, तो महिलाएं कहेंगी यह पैसा तुम्हारा दिया हुआ नहीं है, यह पैसा नीतीश ने दिया है, यह पैसा मोदी ने दिया है, इस पैसे की मालकिन मैं हूं, और जो मेरी मर्जी होगी, पैसे का अपव्यय नहीं होने देगी। देखिए वो बात सही है कि बिहार में दारूबंदी के बारे में यह बिल्कुल सत्य है कि दारू हर जगह मिल रही है, लेकिन यह भी सच है कि घरेलू हिंसा में कमी हुई है, और यह भी सही है कि महिलाओं से जबरिया रुपया छीनकर पति दारू नहीं पी सकता है। वह महाजन से पैसा ले ले, वह दूसरे से ले ले, बुरी संगत में पड़ जाए। बिहार की बात के कॉन्क्लेव में यह बात भी सामने आई थी कि जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं वह महाजन वसूल लेंगे, कि भाई तुमको जो पैसा हमने दे रखा है, जिसका ब्याज नहीं दे रहे हो, वह पैसा वापस कर दो। चलिए हम इसको भी मान लेते हैं कि यदि महिलाओं ने नीतीश से मिले पैसे को महाजन को वापस कर दिया, तब भी वह ब्याज से मुक्ति पा लेंगी, 10,000 कर्ज से तो मुक्ति हुई पालेंगे। हाँ, कर्ज राशि से मुक्ति हुई, और फिर वह बात तो सामने आ ही जाएगी कि इन पैसों की मालकिन मैं हूं, मेरा पति नहीं है, यह पैसा नीतीश और मोदी ने दिया है, इसलिए जो हम चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये भावना मन में आएगी, और उसका उपयोग जो बताया गया है, देखिए ये हमेशा लोग कहते हैं कि राजनीति में महिलाएं आए, सिविल सर्विसेज में महिलाएं आए, काम करने आए, तो वर्क कल्चर भी सुधरेगा, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, तमाम चीजें बढ़ेंगी। तो उनके पास अगर धन है तो हम उनका अपव्यय होगा ये हम नहीं सोच सकते हैं कि वो अपव्यय कर देंगी, लुटा देंगी, जो आमतौर पर होता है पुरुषों के बारे में, जो आप कहते हैं कि शराब पी गए या जुआ खेल गए या कहीं, वो अपव्यय नहीं होगा पैसे का। और ज्यादा चांस इस बात के हैं कि जिस काम के लिए वो पैसा मिलेगा वही काम होगा उससे, मतलब किसी उद्यम के लिए मिल रहा है तो वो किसी उद्यम में लगेगा, तो ये एक उद्यमिता भी बढ़ेगी, महिलाओं की आजादी मिलेगी, उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, और बिहार की जो उत्पादकता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, लोगों के लिए रोजगार की संभावना बनेगी। ये तमाम जो अभी सशक्त किया है, देखिए नीतीश कुमार ने 2005 में जिन लड़कियों को साइकिल दिया था स्कूल जाने के लिए, आज वो लड़कियां आत्मनिर्भर होंगी।
आज वो लड़कियां हो सकता है कहीं नौकरी कर रही हो सकता है कि कोई अपना बिजनेस कर रही हो। उन्होंने एक नहीं कई पीढ़ी की लड़कियों को, कम से कम 2-3 पीढ़ी की लड़कियों को इस योग्य बनाया है, सक्षम स्वावलंबी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। तो उसका लाभ उनको मिलता है। वही हमने जो कहा कि वो हथेली पर सरसों नहीं रोप रहे हैं, आज महिला को दे रहे हैं तो ये नहीं लगेगा कि महिलाओं को, यह है, हम आप पत्रकार हैं, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि वोट खरीदने की योजना है, लेकिन महिलाओं को ये नहीं लगेगा कि हमारा वोट खरीदने के लिए, क्योंकि उनको तो पता है कि नीतीश कुमार लगातार ही दे रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है, किसी लायक बनाया है, उनको सशक्त बनाया है। तो वो भरोसा बनेगा, असली चीज भरोसे की है। तो वो भरोसा बनेगा, एक पॉजिटिव जो ट्रेंड सेट करने का होता है, एक सकारात्मक रास्ते पर राजनीति को ले जाने की जो बात होती है वो इनसे हो रहा है। हालांकि दूसरी बात जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो अब बचे हुए हिस्से में, वो ये है कि वो प्रधानमंत्री की को गाली देने का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही एड्रेस करेगा एनडीए के, और इंडिया ब्लॉक को जो नुकसान होगा वो इस वजह से भी होगा नुकसान। अब आज का जो बिहार बंद था, आधे दिन का बंद था, हालांकि उसके बाद भी काफी देर तक लोग बंद कराते रहे। कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आई कि मारपीट की गई, लोगों को रोका गया, गाली गलौज हुई, ये सब भी देखा गया। ये नहीं होता तो बेहतर था, लेकिन बीजेपी और एनडीए की एक कोशिश है कि जो हुआ है दरभंगा में, जो रिजवान और रिजवी ने जो प्रधानमंत्री को कहा है, उनको माँ की गाली दी है, उसकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसका मकसद ये है, इस बंद का मकसद ये है। इस बंद से कोई ऐसा नहीं है कि वो सम्मान की बहाली हो जाएगी या उनका जो अपमान हुआ है उस अपमान में कमी आ जाएगी। इस बंद से एक तो प्रतिरोध जाहिर किया बिहार के जो एनडीए है उसने, लेकिन असली मकसद इसका यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए, इस घटना को पहुंचाया जाए, उनके मन में गुस्सा जगाया जाए। असली चीज ये है कि मन में गुस्सा जगाया जाए कि बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री को गाली दी गई। इंडिया ब्लॉक की जो यात्रा चल रही थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसकी एक रैली के मंच से गाली दी गई और गाली देने वाला मुस्लिम था। तो इस बात, लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी, देखिए सभी सरकारी पक्षों को और सरकारी पार्टियों को, जब कभी आप बंद बुलाते हो, देखिए मैं विपक्ष की बात नहीं करता हूं, जब कभी आप बंद बुलाते हो तो उस दिन सरकारी दफ्तरों को बंद कर दो। भाई क्यों? भाई आप जाने नहीं दे रहे हो, आप स्कूलों को बंद कर दो। हमने देखा शिक्षिकाओं के साथ भी जबरदस्ती हुई कि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि देखिए आज तो वह बात चल ही रही है, उस बात को आगे बढ़ाया ही जा रहा। 10,000 रुपए का जादू ऐसा है अजीत जी, जो मेरे घर का सेवक है राहुल, जो पूरे परिवार के साथ रहता है, मैं जब रात को 11 बजे 12 बजे लौटता हूं तो वह सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि नीतीश कुमार जो 10,000 रुपए देने वाले हैं वह कब मिलेगा, उसे अप्लाई करने के लिए फॉर्म कब भरना है, भैया हमको बता दीजिएगा, मेरी पत्नी छूट न जाए इसका ध्यान रखिएगा। तो हमने पूछा भी कि 10,000 रुपए का करोगे क्या, तो उसने बताया भी कि 10,000 रुपए से गांव में 2 बकरी खरीद लेंगे या 1 बकरी खरीद लेंगे, बकरी पालन का काम बिल्कुल है। तो ये देखिए उसके दिमाग में एक योजना है, ऐसी कितनी ही योजनाएं कितनी महिलाओं के और उनके घर के लोगों के मन में होंगी जो शुरू करना चाहते हैं, वो उसी 10,000 से, जबकि वो 10,000 तो डीपीआर के लिए है, वो 10,000 तो इसलिए है कि तुम सोचो, विचारो और प्रोजेक्ट बना करके दो, हमको सरकार 2 लाख रुपए देगी। अब वो देगी नहीं देगी वो बात की बात है, लेकिन ये उस चीज के लिए है। लेकिन इसका भी इस्तेमाल लोगों ने सोच रखा है, तो ये अपने आप उसका इंपैक्ट होगा एक से दूसरे तक। ये तो एकदम उसकी तरफ फैल जाएगा, जैसे फैलता है कोई वायरस फैलता है, उस तरह से 10,000 रुपए का वायरस पहुंचेगा, सब व्यक्ति के पास पहुंचेगा, और उसके बाद उसका फायदा चुनाव में जो लाभ मिलेगा तो लाभ मिलेगा ही। और जो अभी और इसी विज्ञापन में बताया गया कि 1,40,00,000 जीविका दीदी समूह में महिलाएं शामिल हैं। सोचिए 1,40,00,000 के साथ तो सीधा संवाद है, और 1,40,00,000 के तो बैंक खाते सरकार के पास महिलाओं के पहले से उपलब्ध हैं। इसलिए सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन पैसा ट्रांसफर कर देगी। तमाम जो महिला शिक्षिका है उन सब के खाते सरकार के पास है, जो जीविका दीदी के साथ आशा दीदी, ममता दीदी, टोला सेविका, सबके खाते सरकार के पास है। सरकार जब चाहे तो पैसे भेजे, और उन्हीं जीविका दीदी लोगों के ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भी 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, अलग अलग उनके समूह बने हैं, हर समूह को 25-25 लाख रुपए मिल रहे हैं, और बिहार सरकार ने भी उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए अलग से उसका प्रोविजन किया हुआ है, वो रुपए भी मिल रहे हैं। मतलब एक कोऑपरेटिव का भी बन रहा है। ये देखिए, ये बड़ी छोटी प्रधानमंत्री ने जो उस दिन कहा, जिसमें वो भावुक हुए और दिलीप जायसवाल भी भावुक हुए, कई महिलाएं भावुक हुई, सारा फोकस उस तरफ चला गया
खैर वो बीजेपी चाहती भी होगी कि उस पर फोकस बने, लेकिन जो महिला साख सहकारी संगठन बना करके और उसको पैसे देने की जो बात आई है, ये एक बड़ी शुरुआत है। देखिए, सहकारिता का बिहार में कोई बहुत इतिहास नहीं रहा है, अभी भी है, विश्वमान है और सहकारिता का, लेकिन वो कृषि के सेक्टर में ही है, खाली कृषि के क्षेत्र में है, विपणन के क्षेत्र कुछ उसके कृषि उत्पादों को लेकर के है। जिस तरह से महाराष्ट्र में या गुजरात में जिस तरह से कोऑपरेटिव फेडरेशन काम करते हैं, उस तरह से बिहार में अगर शुरुआत हो जाए तो वो एक बड़ी क्रांति हो जाएगी, कोऑपरेटिव की क्रांति हो जाएगी। और ये उस दिशा में कदम है, उसको समझना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, कि महिलाओं का ही कोई सहकारी संघ बने, बिहार सरकार, भारत सरकार उसमें मदद करे और एक कम्युनिटी के तौर पर कुछ काम हो, कुछ योजना बने। अब मान लीजिए कि 5-6 ये इस तरह के ग्रुप हैं, जो ये ग्रुप बना के 10 महिलाएं अपना ग्रुप बना करके और 2-2 लाख रुपए लें और 20 लाख रुपए से कोई अपना उद्यम शुरू करें, तो एक तो बड़ी शुरुआत हो जाएगी। बिहार जो देखिए बार बार जो एनडीए के नेता कह रहे हैं ना कि बिहार टेक ऑफ के लिए तैयार है, बिल्कुल लॉन्च पैड पर खड़ा है। ये सबसे पहले संजय झा ने ये बात कही थी जब उनसे पूछा गया कि भाई 20 साल में आपने बहुत काम किया, क्या किया 20 साल में, तो उनके कहने का आशय ये था कि 20 साल आप एक टेक ऑफ के ही प्रतीक से समझिए। तो 20 साल हमको इसमें लग गए कि हमने जमीन एक्वायर की, हमने उस पर रनवे बनवाया, हमने उस पर बिल्डिंग बनवाई, हमने उस पर तमाम सुविधाएं दी, हमने हवाई जहाज खरीदे, लीज पर लिया और अब हम टेक ऑफ करने की स्थिति में है। तो ये उनका कहना है कि 20 साल का समय जो था वो बुनियादी ढांचे के विकास का था, अब बिहार विकास की लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो ये एक पॉजिटिव एक वाइब्स देना है, पॉजिटिव मैसेज देना है, लोगों को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करना। और देखिए, नौकरी के लिए तो उसमें कोई कमी छोड़ी नहीं है, नौकरी की भी घोषणाएं तो बार बार हो ही रही है ना लगातार। तेजस्वी यादव भी क्रेडिट ले रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम नौकरी लगातार दे रहे हैं, अभी और नौकरियों की वैकेंसी आएगी, प्रशांत किशोर कह ही रहे हैं कि नौकरी देंगे। तो ये अगर इस एक बात को छोड़ दें, जो आज बंदी के समय कुछ हुआ कुछ और, या प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उस तरह की बातों को छोड़ दे, छोटी छोटी बातों को, तो मोटे तौर पर बिहार का चुनाव तो बड़े पॉजिटिव एजेंडे पर होने जा रहा है, बिहार के एजेंडे पर होने जा रहा है। कोई आदमी बदलाव की बात कर रहा है तो वो भी सकारात्मक बात है, पॉलिटिक्स में बदलाव की बात करना कोई निगेटिव एजेंडा नहीं होता है। और बाकी सब लोग बिहार की बात कर रहे हैं कि विकास करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन रोकेंगे, स्कूल सुधार देंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहे हैं। देखिए, हम तो इस बात को, हम अभी इस बार पटना में थे तो हमको पता चला कि कोई 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहा है, चाहे वो पावर प्लांट बनाने के लिए हो या रोड बनाने के लिए हो, कई ऐसी परियोजनाओं के बारे में हमने सुना। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, चुनाव का एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, और पॉजिटिव मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बिहार के लिए। कास्ट की बात कम हो रही है, कम्युनिटी की बात ज्यादा हो रही है, आधी आबादी की बात ज्यादा हो रही है, युवाओं की बात ज्यादा हो रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए देखिए, अब एक और बहस हम लोग को आगे करनी होगी कि जब ये चुनौती आ गई है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और प्रशांत किशोर के सामने, तो उनके पास क्या हथियार होगा, क्या काट होगा। तो जात तो गई भैंस चराने, पति भी जा रहे हैं तेल लेने, और महिलाओं का वोट तो सुरक्षित होता दिख रहा है। तो आगे भी इस बहस को हम लोग जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।